These my dollars make it hurt. हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप लोग। स्वागत है आपका पढ़ ले 11th ईयर्स ह्यूमैनिटीज़ में। भाई साहब, इसका ये चौथा लेक्चर होने वाला है। 3 लेक्चर इसके पहले ही खींच चुके हैं ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन के। आज इस चीज़ को यार ख़त्म कर देंगे। 3 लेक्चर वैसे ही बहुत लंबे खींच चुका है इसके। आज ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद भाई तुम्हारी हिस्ट्री चालू हो जाएगी, वो भी काफ़ी अवेटेड टॉपिक था। ठीक है, जल्दी से मेरे बारे में देख लो। माय नेम इज शिवांश गुप्ता, आई एम करेंटली एट SRM यूनिवर्सिटी, और तुम बाकी सब पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है यार, तुम इन प्लेटफॉर्म पे मेक श्योर करो कि हमको फॉलो कर रहे हो, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले यहीं पे आता है। ठीक है, तुम्हारे नोट्स आ रहे थे, थोड़ा टाइम लग रहा है यार नोट्स में। मैं मानता हूँ कि नोट्स को आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट हाँ, तुमको सारे नोट्स मिल जाएंगे। सेकंड चैप्टर में थोड़ा सा देरी लग गया था, वो तुम्हारा राइट्स वाला जो चैप्टर था, लेकिन यार उसके भी तुम ये लेक्चर देख रहे हो तो शायद अपलोड हो चुके हों या फिर उसी दिन हो रहे होंगे। तो ठीक है, उसकी चिंता तुम मत करो। और यार नोट्स आएंगे कहाँ पे, पढ़ले.in पे। तो यार यहाँ पे तुम चेकआउट ज़रूर करते रहा करो। ठीक है, तो आएंगे तुम कभी इसको मिस आउट नहीं करोगे। ठीक है, और एक आखिरी चीज़ भाई, लेक्चर के पहले तुमको लेक्चर इसके तरह नहीं देखना है, तुमको लेक्चर इसके तरह देखना है। मतलब तुम्हारे पास एक पेन हो, एक कॉपी हो, और तुम इंपॉर्टेंट चीज़ें साथ में नोट कर रहे हो। और ये चीज़ यार ज्योग्राफी में थोड़ी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे डिटेल्स और ज़्यादा रहती हैं। इस चैप्टर में नहीं थी, इस चैप्टर में बहुत कम थी। आज के ही लेक्चर में आएंगी जो नोट करने लायक चीज़ें होंगी। ठीक है, तो मेक श्योर यार कि तुम उन चीज़ों को नोट कर रहे हो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ें तुमको बाद में काम आएंगी। ठीक है, हम तुमको नोट्स दे रहे हैं यार, लेकिन बेस्ट नोट्स वही होते हैं जो तुम खुद से बनाओ। ठीक है, तो यार इसी बात पे चालू करते हैं। आज का टॉपिक है भाई ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में तुम्हारे कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। मतलब हमने देखा था ना, तुमको आगे दिखाते हैं। हमने इस चार्ट में देखा था कि ज्योग्राफी की कितनी सारी ब्रांचेस होती हैं। सॉइल ज्योग्राफी हो गई, तुम्हारी जू ज्योग्राफी हो गई, तुम्हारी सोशल ज्योग्राफी हो गई, ज्योग्राफिकल थॉट्स हो गए, कल्चरल ज्योग्राफी हो गई। तो इतने सारी जो ज्योग्राफी है भाई, इसको आज अपन एक्सप्लोर कर रहे होंगे। ये चार्ट तुम्हारा यहीं पे आता है चैप्टर में। मैंने पहले भी दिखा दिया था क्योंकि उसकी ज़रूरत थी वहाँ पे। ठीक है, तो यार आओ देखते हैं ये चैप्टर अब आज वाला लेक्चर क्या बोलना चाह रहे हैं। इट इज़ वेरी क्लियरली ब्रॉड आउट दैट ज्योग्राफी इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ठीक है, टू ऑफ स्टडी। तो यार ज्योग्राफी हमने अभी तक ये इतना तो समझ लिया है, इतना सब देख के, कि ज्योग्राफी तुम्हारे बहुत सारे सब्जेक्ट का ब्लेंड है। ये इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब कुछ नहीं होता, तुम्हारे अलग अलग जो डिसिप्लिन्स हैं, यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब तुम सब्जेक्ट भी ले सकते हो। तो ज्योग्राफी के जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अब ज्योग्राफी नहीं, तुम इनको बाकी सब सब्जेक्ट से भी बोल सकते हो। तो जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उन सबका मिलाव आता है, जो ब्लेंड है, मिक्सचर जो है, वो है तुम्हारा ज्योग्राफी। और ठीक है, ऐसे ही हम पढ़ते हैं। लेकिन अब ये क्या बोल रहा है भाई अप्रोच, ये बोल रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तुम, ठीक है, तो उसको पढ़ने की एक अप्रोच होती है। ठीक है, इसको तुम ऐसे रिलेट करो कि जब तुम एक कोई मैथ्स का प्रूफ वाला क्वेश्चन करते हो। ठीक है, मैथ से मत डरो, बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई मैथ्स वाला अगर क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें प्रूफ करना है, तो तुम एक तरीके से सोचोगे, हो सकता है वो गलत हो, फिर दूसरे तरीके से सोचोगे। तो उसको सोचने का एक तरीका होता है। इस तरह एक सब्जेक्ट को पढ़ने का भी एक तरीका होता है कि अगर मैं तुमको कोई चीज़ दे दूं, ठीक है, तो तुम कैसे स्टडी करोगे। अब ये बहुत डीप में हो गया कि कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसको तुम कैसे देख रहे हो। इस चीज़ को यार अपन थोड़ा और आगे देख रहे होंगे, तो अगर नहीं समझ आया है तो वेट करो। और ठीक है, और जब तक यार पूरा लेक्चर मत देखो तब तक डाउट्स मत पूछा करो। पिछले लेक्चर में बच्चे शुरू से ही डाउट पूछ रहे थे यार, वो चीज़ें मैंने आगे समझाई रहती हैं। तो एक बार लेक्चर पूरा देखो, उसके बाद अगर कुछ नहीं समझ आया है तो तुम पूछो। ठीक है, और ऐसे डाउट्स पूछो यार जो एक मास ऑडियंस को के लिए मतलब वो डाउट हो। तो तुम्हारे डाउट में बस तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं होता, बाकी सबका भी डाउट क्लियर होता है। ठीक है, तो बैक टू द टॉपिक। अपने पास यार अपने जो सब्जेक्ट है, मतलब अपनी बुक में अभी कौन कौन सी अप्रोच है। एक है भाई तुम्हारी सिस्टमेटिक अप्रोच, और एक है तुम्हारी रीजनल अप्रोच। ठीक है, सिस्टमेटिक अप्रोच मैं ऊपर से बता देता हूँ क्या होता है, कि इसमें हम पूरे वर्ल्ड को एक साथ देखते हैं। ठीक है, और रीजनल से यार समझ आ रहा होगा कि एक पर्टिकुलर रीजन को देखते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं घुस रहा हूँ क्योंकि इसको अपन अलग से समझने वाले हैं। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। अब पहला पॉइंट देख लो यार, पहला पॉइंट क्या बोल रहा था। अब पहला पॉइंट बोल रहा है कि जो तुम्हारी ये सिस्टमेटिक अप्रोच है, ये सेम है तुम्हारी जनरल ज्योग्राफी से। अब जनरल ज्योग्राफी क्या होती है यार,
अगर तुम सिर्फ ज्योग्राफी बोलो तो तुम क्या सोचोगे कि किसी जगह का लैंड फॉर्म कैसा है, ठीक है, और वहाँ के प्लांट एनिमल्स ये सब कैसे हैं, वेजिटेशन कैसा है। तो यार यही होता है तुम्हारा सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। इसमें हम पूरे वर्ल्ड को लेके, ठीक है, एज अ होल, एज अ सिंगल एंटिटी पढ़ते हैं, और फिर हम उसमें किसी एक चीज़ को, ये तो तुम्हारा ये वाला पॉइंट बोल रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड को एज अ होल देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम एक सिंगल फिनोमिना को पढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट रह गया, मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या हो गया सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में, तुम्हारा पूरे वर्ल्ड को लिया हमने, रुक जाओ मेरे को पेन चेंज कर लेने दो। तुम्हारा ये मान लो पूरा ग्लोब है, अर्थ, ठीक है, ये हमारा पूरा अर्थ है। इसमें हम पूरे अर्थ को एज अ सिंगल एंटिटी पढ़ रहे हैं, एक सिंगल फिनोमिना को देख रहे हैं भाई। मतलब जैसे कि तुम अगर नेचुरल वेजिटेशन को देखोगे तो सिर्फ नेचुरल वेजिटेशन को देख रहे हो, अगर तुम सिर्फ क्लाइमेट को देख रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ हम क्लाइमेट को पढ़ रहे हैं, मतलब सिर्फ एक फिनोमिना को ही पढ़ते हैं हम तुम्हारे स्पेशल ये सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में, ठीक है। और ये तुम्हारा ये वाला पॉइंट रह गया था भाई। ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है तुम्हारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइपोलॉजीज और स्पेशल पैटर्न इज डन। तुम्हारे यार किसी एक टाइप को, मतलब कि जैसे कि तुम्हारा मैंने ले लिया नेचुरल, मान लो तुम्हारा क्लाइमेट ले लिया, ठीक है, तो एक टेम्परेट वाला तुम्हारा रीजन हो जाएगा, उसको पढ़ेंगे हम। अलग अलग टाइप का रीजन बताया तो मैंने एक तुम्हारा टेम्परेट टाइप बता दिया, एक इक्वाटोरियल टाइप बता दिया मैंने, ठीक है, एक तुम्हारा आर्कटिक टाइप हो जाएगा। तो ये अलग अलग टाइप से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक ही चीज़ के अलग अलग टाइप कैसे होते हैं वो चीज़ देखेंगे उनका, और स्पेशल पैटर्न देखेंगे कि वहाँ पे स्पेशल पैटर्न कैसा है। स्पेशल पैटर्न से यार तुम बहुत परेशान हो रहे हो, कोई चीज़ नहीं है स्पेशल पैटर्न, मतलब तुम्हारे आसपास का स्पेस कैसा है, बस इतना ही होता है तुम्हारे स्पेशल पैटर्न में। जैसे यार अब मेरा रूम ले लो, इसका स्पेशल पैटर्न क्या है, ये तुम्हारा एक छोटा सा एरिया है, यहाँ पे तुम्हारे नीचे टाइल्स लगी हुई हैं, ऊपर तुम्हारा सीलिंग है। तो यार स्पेशल पैटर्न तुम्हारे अर्थ का कैसा है, बस वही चीज़ है, कुछ नहीं। तुम्हारे आसपास का एरिया कैसा है, ये होता है भाई तुम्हारा स्पेशल पैटर्न, ठीक है। उस चीज़ को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, बहुत सिंपल चीज़ है। आगे बढ़ते हैं यार, कोई दिक्कत हो यहाँ पे तो पूछ लेना, ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया। तो यार वही चीज़ बताया तुमको। अब एज अ अर्थ को हम होल पढ़ते हैं, मैंने अभी जो एग्जांपल दिया वही एग्जांपल है ये। तुम्हारे अर्थ को एज अ होल पढ़ा, इसको अलग अलग मैंने यहाँ पे क्लाइमेट पढ़ा तो तुम्हारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट अलग होता है, ठीक है, तुम्हारा इक्वाटोरियल क्लाइमेट अलग होता है, तुम्हारा आर्कटिक क्लाइमेट अलग होता है। तो उस हिसाब से मैंने इसको पढ़ा, समझ आया, ठीक है। तो आई होप तुमको ये सिस्टमेटिक अप्रोच समझ आई होगी। अब इसमें यार तुम्हारे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है कि अगर नेचुरल वेजिटेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम कैसे पढ़ेंगे। द स्टडी विल बी डन एट द वर्ल्ड लेवल एट फर्स्ट। हम वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे भाई कि तुम्हारा वेजिटेशन कैसा है अलग जगह का, ठीक है। जो टाइपोलॉजीज सच एज इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट और सॉफ्टवुड कॉनिकल फॉरेस्ट और मॉनसून फॉरेस्ट एक्सेट्रा विल बी आइडेंटिफाइड, डिस्कस्ड एंड डिलिमिटेड। तुम्हारा क्या क्या बोला था मैंने, पहले सबसे पहले ये देखो, ये वर्ड को पकड़ो, टाइपोलॉजीज वर्ड से हम पिछले स्लाइड में परेशान थे। क्या बोल रहे हैं भाई, ये तुम्हारे जो अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट हैं, कुछ नहीं, टाइपोलॉजी मतलब टाइप, किस चीज़ के टाइप, हम जो भी फिनोमिना पढ़ रहे हैं उस चीज़ का टाइप। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। तो उसको कैसे किन टाइप्स में डिवाइड किया है, इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट, जो तुम्हारे इक्वेटर के पास, यहाँ जो इक्वेटर है तुम्हारा, इसके आसपास जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, मेनली यहीं पे पाओगे तुम, अफ्रीका पे, फिर या फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, जहाँ पे तुम्हारा इक्वेटर पास होता है। तो एक बार ग्लोब देखो तुम नेट पे, तुम बहुत चीज़ें समझ आओगे, ठीक है। तो यार तुम्हारे जो इक्वाटोरियल लाइन के पास के फॉरेस्ट होते हैं उनको हमने यहाँ पे इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट के नाम पे रखा है, ठीक है, थोड़ा सा अटक गया यहाँ पे। और उसके बाद फिर तुम सॉफ्टवुड कॉनिकल फॉरेस्ट देखोगे, मॉनसून फॉरेस्ट देखोगे, इस तरह हमने डिवाइड किया अलग अलग। हम यहाँ पे एक सिंगल फिनोमिना पढ़ रहे, तुम ये देख रहे होगे, ठीक है, हम सिर्फ नेचुरल वेजिटेशन को देख रहे हैं। हम पूरे अर्थ को, मतलब पूरा वर्ल्ड, ये बोल सकते हैं सीधे सीधे, पूरे वर्ल्ड को एज अ सिंगल फिनोमिना हम देख रहे हैं। ये चीज़ तुमको समझ आई होगी। तो बस इतना ही था तुम्हारा ये वाले फिनोमिना में, ये वाले अप्रोच में, तुम्हारे सिस्टमेटिक अप्रोच में। अब रीजनल अप्रोच क्या बोल रही है भाई साहब, एक रीजन को अब तुम स्टडी करोगे, ठीक है। पहले तुम पूरे अर्थ को एज अ होल देख रहे थे, अब बस तुम एक पर्टिकुलर रीजन को स्टडी करोगे, ठीक है। अब देखो क्या बोल रही है, रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच वॉज डेवलप्ड बाय अनदर जर्मन ज्योग्राफर, है ना, और उन्हीं के साथी थे तुम्हारे पुराने वालों के, अब नाम देख लेना, हम्बल्ट, ये जो तुम्हारे हम्बल्ट थे पुराने वाले, इन्हीं के साथी थे ये कार्ल रिटर, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देख लेना, मैं बोल रहा हूँ बार बार।
अब यार ईयर तुम्हारा उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्ज़ाम में भी नहीं आता यार, लेकिन ये तुम इनका नाम ज़रूर देख लेना कि किसने डेवलप की अप्रोच। और लिखने वाले मैं मान रहा हूँ सब लिख रहे हो, तो यार सब कोई लिख लो इस चीज़ को, ये चीज़ तुम्हारे काम आती है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। इसमें देखो यार, हम इन दिस वी स्टडी द जोग्राफिकल फिनोमिना इन अ पर्टिकुलर रीजन। नाम से समझ आ रहा है कि एक पर्टिकुलर रीजन को देखेंगे। ये तुम्हारा मैप हो गया, इसमें एक पर्टिकुलर रीजन। अब यार ये जो रीजन है ये कैसे डिसाइड करेंगे, रीजन किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो यार तुम्हारा नेचुरल बेसिस पे हो सकता है कि हमने ऐसे तोड़ दिया कि तुम्हारा ये वाला रीजन अलग कर दिया हमने, ठीक है, इस रीजन को अलग कर दिया, इस रीजन को अलग से पढ़ लिया, ऐसे हम नेचुरल बेसिस पे तोड़ सकते हैं। या पॉलिटिकल बेसिस पे कि हम एक पर्टिकुलर कंट्री को पढ़ लें या फिर एक पर्टिकुलर स्टेट को पढ़ लें, ये तुम्हारा पॉलिटिकल बेसिस पे हो गया। और किसी और बेसिस पे जो मतलब सही हो, किसी भी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो रीजनल अप्रोच में ज़्यादा कुछ था नहीं। सिस्टमेटिक भी इजी था यार, मतलब नहीं समझ आ रहा तो लेक्चर को वापस से एक बार पूरा देखो, समझ आ रहा होगा। ठीक है, द फिनोमिना इन अ रीजन आर स्टडीज इन अ होलिस्टिक मैनर सर्चिंग फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसमें यार एक सिंगल फिनोमिना को हम नहीं पढ़ते, इसमें हम सारे फिनोमिना को साथ में मिलाते हैं और सबको एक साथ देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम तुम्हारा क्लाइमेट भी देख रहे होंगे, तुम्हारी टोपोलॉजी कैसी है जगह की वो भी देख रहे होंगे, वहाँ पे कौन से एनिमल रहते हैं ये भी देख रहे होंगे। ठीक है, वहाँ का पॉपुलेशन कैसा ये भी देख रहे होंगे। तो हम इसमें ज्योग्राफी के सारे फिनोमिना को मिला के एक साथ रखते हैं और उसमें फिर यूनिटी देखते हैं कि मतलब ये चीज़ें हमारे लिए कैसे काम आएंगी। ठीक है, अब इसके बाद यार एक टॉपिक आता है तुम्हारा डुअलिज्म। डुअलिज्म क्या होता है ज्योग्राफी में, तुम्हारा टॉपिक ये है डुअलिज्म इन ज्योग्राफी, लेकिन उसके लिए तुमको ये पता होना चाहिए कि डुअलिज्म होता क्या है भाई। ये बहुत टिपिकल वर्ड है, इसको हिंदी में द्वैतवाद बोलते हैं। ठीक है, अब ये तुम्हारे काम का नहीं था, मैंने पढ़ रखा है इसलिए मैंने बता दिया। डुअलिज्म होता है यार कि तुम कोई भी चीज़ को दो तरीके से देखते हो। ठीक है, ये तुम्हारा मल्टी डायमेंशनल से थोड़ा अलग है। हमने देखा था ज्योग्राफी इज रियलिटी इज मल्टी फेस्टेड और ज्योग्राफी इज मल्टी डायमेंशनल, उसी जैसा है थोड़ा सा। यहाँ पे थोड़ी अलग हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझो, यहाँ पे तुमको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इसका फिलॉसफी में एक एग्जाम्पल मिलता है यार कि तुम्हारा जो ह्यूमन बॉडी है वो तुम्हारी मतलब आत्मा और तुम्हारी बॉडी, जो तुम्हारी सोल और बॉडी, उसका कॉम्बिनेशन है। और यार एक तुम्हारा एक सोचने का तरीका है कि जो तुम्हारा ह्यूमन बॉडी है ये तुम्हारा बस जो मांस, तुम्हारी हड्डियां हैं, तुम्हारा बोन वगैरह है, सिर्फ उन्हीं से बना है, यहाँ पे सोल का कोई लेना देना नहीं है। तो एक तरीका इसको सोचने का कि इसमें सोल है, और दूसरा तरीका है ह्यूमन बॉडी में सोचने का कि यार बस ये इसमें सिर्फ तुम्हारे बॉडी ऑर्गन से ये सब है। ठीक है, तो तुम देखो कि इस तरह तुम देखोगे दोनों टाइप के लोग तुमको मिल जाएंगे, दोनों तरीके से सोचने के। ठीक है, तो तुम देखो एक चीज़ को सोचने के दो यहाँ पे अलग अलग वेज जा रहे हैं, दो अलग अलग तरीके से लोग सोच रहे हैं, दो अलग अलग एक ही चीज़ को देख रहे हैं लेकिन दो अलग अलग तरीके से। ठीक है, दोनों ह्यूमन बॉडी को देख रहे हैं, लेकिन एक का मानना है भाई कि ह्यूमन बॉडी में आत्मा भी होती है, मतलब आत्मा होती है मेनली, है नॉर्मल बॉडी तो दिख ही रही है। ठीक है, और एक पार्टी का मानना है कि ह्यूमन बॉडी सिर्फ सॉलिड मास की बनी हुई है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग थॉट के लोग मिलते हैं। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा डुअलिज्म की एक चीज़ को अलग अलग, मतलब एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, अब ये इसको तुम उससे मत मिक्स कर देना जो हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ के आए थे कि ज्योग्राफी तुम्हारा मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है, उसमें अलग अलग डायमेंशन का मिक्सचर है, उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों की सोच ही एकदम अलग हो जा रही है। तुम देखो ना, यहाँ पे ये सोच रहा है कि किसी के पास सोल है, मतलब सोल नाम की कोई चीज़ होती है, कि आत्मा होती है इंसान के अंदर, और इसका मानना है, इधर एक पार्टी का मानना है कि अपन बस हार्ड मास के बने हुए हैं। ठीक है, तो डुअलिज्म मतलब दो अलग तरीके की सोच डेवलप हो रही है किसी चीज़ के लिए, तो यही होता है तुम्हारा डुअलिज्म, द्वैतवाद। द्वैतवाद वर्ड यार तुम मत यूज़ करो, तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तुम सुनोगे भी नहीं। और डुअलिज्म इन ज्योग्राफी ये तुम्हारे बुक में है। अब तुमको पता है डुअलिज्म क्या होता है, दो तरीके से सोचना। तो अब ज्योग्राफी में क्या है यार ये डुअलिज्म, पहले ये जान लो, ये जब तुम्हारा ज्योग्राफी फील्ड बनी थी ये चीज़ तब से है। ठीक है, अब क्या थी यार कि ये अर्लियर स्कॉलर को लगता था कि बस फिजिकल ज्योग्राफी ही मतलब मेनली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्लियर जो तुम्हारे फिलोसोफर थे बस यही सोचते थे कि
बस फिजिकल ज्योग्राफी मतलब तुम्हारे माउंटेन्स, प्लेन्स, ये जो तुम्हारा टोपोलॉजी है, तुम्हारी जो एटमॉस्फेयर है, तुम्हारा क्लाइमेट है, बस यही इंपॉर्टेंट, यही पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन यार अभी के लोग क्या सोचते हैं कि तुम्हारी ह्यूमन ज्योग्राफी है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो यार ये क्या सेंटेंस भी पढ़ लो एक बार, बट ह्यूमन बींग्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस, दे आर पार्ट ऑफ नेचर ऑल्सो, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेचर, ठीक है। तो यार तुम्हारे ह्यूमन बींग्स भी पार्ट ऑफ नेचर है। हमने यहाँ पे देखा था नेचुरलाइज्ड ह्यूमन और ह्यूमनाइज्ड नेचर, ये तुम्हारा सेकंड लेक्चर था शायद, या फर्स्ट ही था शायद, फर्स्ट लेक्चर ही था तुम्हारा। तो उसमें हमने देखा था कि एक दूसरे से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं नेचर और ह्यूमन बींग्स कि हमने उसको नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बोला था और ह्यूमनाइज्ड नेचर बोला था, ठीक है। तो यार तुम देखो कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, तो उनके बिना ज्योग्राफी को नहीं पढ़ा जा सकता, ठीक है। तो यार ये वाली जो अप्रोच थी, तो इसके काउंटर में एक अप्रोच आई कि नहीं, ह्यूमन ज्योग्राफी भी इंटीग्रल पार्ट है तुम्हारी ज्योग्राफी का, तो बस फिजिकल ज्योग्राफी से ही काम नहीं होगा, हमको ह्यूमन ज्योग्राफी को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। दे ऑल्सो हैव कंट्रीब्यूटेड थ्रू देयर कल्चरल डेवलपमेंट। ये ह्यूमन की बात हो रही है कि ह्यूमन जब पार्ट बना तो उसने कल्चरल डेवलपमेंट से भी अब ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, ये अंडरस्टैंडेबल है। दस डेवलप्ड ह्यूमन ज्योग्राफी विथ एम्फोसिस ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब इसलिए हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं और ज़्यादा एम्फोसिस रहता है तुम्हारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे। ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं बट एम्फोसिस ज़्यादा रहता है तुम्हारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या लिंकेज है ज्योग्राफी के साथ, इस चीज़ पे, ठीक है। तो यार तुमको यहाँ तक समझ आया होगा डुअलिज्म क्या था। द्वैतवाद पे मत घुसना, ये हिंदी वर्ड है तो बहुत लोग के ऊपर से निकल गया होगा, मैंने पढ़ा था इसलिए बता दिया। अब ये तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या, इसी को मतलब तुम्हारे एनसीईआरटी में ये सब हेडिंग है। इसमें यार ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी अब फर्दर डिवाइडेड, तुम्हारी फिजिकल ज्योग्राफी में, तुम्हारी ह्यूमन ज्योग्राफी में और बायो ज्योग्राफी। ये क्या होती हैं जब आएंगी तो अपन समझेंगे। ऊपर से देख लो, फिजिकल ज्योग्राफी यार मतलब तुम्हारा फिजिकल क्या क्या आसपास चीज़ें हैं, जैसे कि तुम्हारा अब फिजिकल मैटर क्या क्या है आसपास, जैसे तुम्हारा क्लाइमेट वगैरह हो गया, तुम्हारा अर्थ का मतलब स्ट्रक्चर कैसा है वो सब हो गया, ये तुम्हारे फिजिकल। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या आएगा यार, तुम्हारा कल्चरल ज्योग्राफी आ गया, तुम्हारा पॉपुलेशन वगैरह आ गया। बायो ज्योग्राफी यार वो ऐसी चीज़ होती है, मतलब इन दोनों का मिक्सचर होता है तुम्हारा, ठीक है। जहाँ ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल एनवायरनमेंट दोनों आ जाते हैं वहाँ पे होता है तुम्हारा बायो ज्योग्राफी। अब ये चीज़ जब आएगा मैं तभी बताऊँगा, ठीक है, और बताऊँगा वेट करना, जब तुम्हारा आएगा लेक्चर में तो मैं बताऊँगा, आगे स्लाइड में है। अब ये तुम्हारे एनसीईआरटी का ही तुम्हारा वो है यार चार्ट है, ठीक है। तो वही है तुम्हारे सिस्टमेटिकल, अभी हम लोग सिस्टमेटिक अप्रोच पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद रीजनल अप्रोच भी है, ये सिस्टमेटिक अप्रोच है तुम्हारी। तो यार इसमें तुम्हारा फिजिकल ज्योग्राफी देख लो, इधर ह्यूमन ज्योग्राफी है तुम्हारा। 2-3 और ब्रांच यार तुमको बुक में नहीं बताई है, जैसे प्रिंसिपल्स और फिलोसफी। इसमें आते हैं तुम्हारे ज्योग्राफिकल थॉट। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी यार कि ज्योग्राफिकल थॉट का क्या रोल होता है एक किसी भी एक सब्जेक्ट में, मतलब ज्योग्राफिकल थॉट का नहीं, किसी भी थॉट का क्या रोल होता है किसी सब्जेक्ट में, हमने ये देखा था। तो यार इसी तरह ज्योग्राफी में भी जो थॉट्स थे शुरू के फिलोसोफर के, जिन्होंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया था कि ज्योग्राफी कैसी है, क्या है, उसके पीछे की बेसिक थ्योरीज दी थी। तो ये हो गई तुम्हारी ज्योग्राफिकल थ्योरी, ठीक है। ह्यूमन इकोलॉजी, तुम्हारा जो लैंड हो गया, तुम्हारा एनवायरनमेंट हो गया, दोनों का इंटरेक्शन हो गया, ये चीज़ हो गई। और तुम्हारा मेथड और टेक्निक यार ये चीज़ है तुम्हारी कि कैटोग्राफी मतलब तुम मैप वगैरह कैसे बनाते हो। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं समझाया, लेकिन मेरे को लगा कि तुमको समझा देना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी से समझा के निकल जा रहा हूँ। कैटोग्राफी तुम्हारी मैपिंग कैसे होती है, तुम्हारी जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है कोई भी चीज़ की, किसी चीज़ की क्वांटिटी कैसी है, ठीक है, तो उन सब का जो एनालिसिस होता है ये सब हो गया तुम्हारा फील्ड सर्वे मेथड। अब बहुत ज़्यादा मत घुसो इन चीज़ों पे, ठीक है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये तुम्हारा GIS, GPS तुम सुने भी होगे, GIS भी जान लो भाई, तुम्हारे काम के हैं, LIS। अब यार ये इन तीनों के फुल फॉर्म तुम मुझे कमेंट्स में बताओ नीचे, ठीक है। ये तुम्हारे प्रैक्टिकल का पार्ट होते हैं भाई। तो अगर तुम्हारे अभी तो मान लो स्कूल में नहीं हो रहे, बट अगर स्कूल खुलते हैं यार तो अपने टीचर के एकदम पीछे पड़ जाना कि हमको प्रैक्टिकल कराओ। अगर तुम ज्योग्राफी आगे सोच रहे हो एज अ डिसिप्लिन लेने का कॉलेज में, तो यार तुमको प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे इन दोनों बुक में नहीं है, जो तुम्हारी थर्ड बुक है ना, जो मतलब प्रैक्टिकल्स वाली, उनमें ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तुम्हारे मैप वगैरह कैसे बनाओ, इन सबको बनाने के लिए ये सब चीज़ें आती हैं। बहुत डीप में मैं भी नहीं घुस रहा हूँ, लेकिन यार तुम्हारे जब भी स्कूल खुले तो देखना, अगर नहीं खुलते यार तो अपन भी प्लान बनाएंगे थोड़ा आगे कि इन सब चीज़ों को अपन कैसे जाने, क्योंकि तुम्हारा जानना इन चीज़ों को ज़रूरी है।
अब बैक टू द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में यार तुम्हारे मेजर 2 ही बताए हैं, ठीक है, थर्ड वाला भी आ जाएगा नीचे यहाँ पे, तुम्हारे फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये तुम्हारे फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट हैं सारे, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी। सॉइल ज्योग्राफी मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। ऐसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी आ जाएगा तुम्हारे, ये कल्चरल ज्योग्राफी। और जब इन दोनों का इंटीग्रेशन हो जाता है, देखो ये बता रहा है, इन दोनों का जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो तुम्हारा बायोज्योग्राफी आती है, ठीक है। तो यार ये चार्ट को पढ़ा करो एक बार, ये चार्ट भी बहुत काम के होते हैं। ये बायोज्योग्राफी का तुम्हारा यहाँ पे बता के रखा है, इसमें प्लांट ज्योग्राफी, क्योंकि अपने आसपास देखो ह्यूमन के बीच में प्लांट है, प्लांट ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ये तो बहुत डीप में हो गई चीज़ें, लेकिन हाँ तुमको समझ आ रहा है कि जू ज्योग्राफी क्या होती है। इकोलॉजी होती है यार तुम्हारी किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के बारे में उसका पूरा इन्वायरमेंट पढ़ना, वो तुम्हारी होती है इकोलॉजी। तो ये चीज़ें तुम्हारा, इन चीज़ों में तुम्हारा ह्यूमन इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यार इसलिए कॉम्बिनेशन है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी हो गई। ये चीज़ें तुम पढ़ के भी आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुमने पढ़ा होगा, तुमने इसको बायोज्योग्राफी के नाम से नहीं पढ़ा, बट तुम पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। तो अब ये जो तुम्हारा चार्ट था, इसी को थोड़ा आगे पढ़ेंगे। एक चीज़ यार मैं तुम्हारे यहाँ समझाने के लिए लाया था, अपन क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, इसको ऐसा एग्जाम्पल देखना, ठीक है। अब इसी में हम आगे कहाँ पहुँचे, हम अभी पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी एज एन अप्रोच। अप्रोच कौन सी यार, ये सिस्टमेटिक अप्रोच है तुम्हारी, ठीक है। उसमें अपन पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी को, ये हम देखें कि तुम्हारे सिस्टमेटिक अप्रोच में फिजिकल ज्योग्राफी आती है। तो ज्योग्राफी को हमने एज अ सब्जेक्ट देखा, इसमें हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे कैसे, एक अप्रोच से। तो एक अप्रोच हमने देखी, अप्रोच में हम फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे। अप्रोच कौन सी थी भाई, ये तुम्हारी सिस्टमेटिक अप्रोच थी, ठीक है। तो उस अप्रोच के भी अंदर हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये जियोमॉर्फोलॉजी एज अ थीम या फिर एक फिनोमिना, अब याद करो सिस्टमेटिक अप्रोच में हम एक सिंगल फिनोमिना को पढ़ते थे, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंडर हम जियोमॉर्फोलॉजी, एक सिंगल फिनोमिना को हम पढ़ेंगे। अब जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है भाई, हमें ये नेक्स्ट स्लाइड में ही है, वेट करो, ठीक है। तो हम एक सिंगल फिनोमिना को पढ़ रहे हैं। तो यार इस पेज में तुम कंक्लूड कर पाओगे कि हमने अभी तक क्या देखा है, ठीक है। तो अब फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या सब्जेक्ट हैं ये देख लो। फिजिकल ज्योग्राफी तुम्हारा किस चीज़ का पार्ट है, तुम्हारा सिस्टमेटिक अप्रोच का पार्ट है। सिस्टमेटिक अप्रोच में हम होल यूनिवर्स को, होल वर्ल्ड को एज अ सिंगल एंटिटी देखते हैं, ठीक है, और एक सिंगल फिनोमिना को पढ़ते हैं। ये तुम्हारा जियोमॉर्फोलॉजी में बोल रहे थे, ये आ गया तुम्हारा। जियोमॉर्फोलॉजी इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स, देयर इवोल्यूशन एंड रिलेटेड प्रोसेसेस। तुम्हारा लैंड फॉर्म कैसे बने भाई, तुम्हारे प्लेट्यू कैसे बना, तुम्हारा प्लेन कैसे बना, तुम्हारा माउंटेन कैसे बना, इन सब में तुम्हारा जियोमॉर्फोलॉजी तुम्हारा जुड़ा रहता है, ठीक है। कि तुम्हारा पहले पेंजियाना लैंड था, उसके बाद 2 टुकड़े हुए, गोंडवाना लैंड बना और एक और लैंड बना। यार मैं पिछले लेक्चर में एक गलती कर दिया था कि मैंने तुम्हारा गोंडवाना लैंड को बोल दिया था तुम्हारे पेंजियाना लैंड की जगह पे, तो ठीक है, उस चीज़ के लिए यार माफ़ करना मुझे। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों क्या थे, गोंडवाना लैंड, पेंजियाना लैंड, इसको तुम देख लो। प्रोनाउंसिएशन में फिर से बोल रहा हूँ कि मेरा मत देखना, मेरा थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए मैं तुमको वार्न कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जियोमॉर्फोलॉजी क्या है तुमको समझ आया होगा। ये तुम्हारे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को यार स्टडी करता है कि तुम्हारे डिफरेंट लैंडफॉर्म कैसे हैं, कैसे बने, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या क्या प्रोसेस थी यार जिनकी वजह से ये बना, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा। अब क्लाइमेटोलॉजी देख लो भाई, तुम्हारा क्लाइमेटोलॉजी एनकम्प्रेसेस द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स एंड क्लाइमेटिक टाइप्स एंड रीजन। भाई तुम्हारा क्लाइमेट देखता है, तुम्हारे जो अलग अलग क्लाइमेट हैं, जो रीजन है अलग अलग, उनका क्लाइमेट देखता है, वो किस वजह से हैं, वेदर देखता है, ठीक है। तो यार ये वर्ड से ही तुमको समझ आ रहा होगा काफ़ी कुछ। बस इतना ही बताया तुमको, बहुत ज़्यादा डीप में घुसना है तो एक बार गूगल कर लेना, ठीक है। हाइड्रोलॉजी स्टडीज़ द रियल्म ऑफ वाटर ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग ओशन, लेक्स। यार तुम्हारा ये वाटर से रिलेटेड पूरा स्टडी करता है, वाटर बॉडीज से, कि उनकी वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ा और उसकी वजह से ह्यूमन लाइफ में क्या क्या इफेक्ट पड़ा। हमने बोला था ना ह्यूमन लाइफ को हम साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यार ये चीज़ देख लो। और सॉइल ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ते हैं अपन, कि सॉइल का फॉर्मेशन क्या हुआ, सॉइल के टाइप क्या क्या हैं, फर्टिलिटी कैसी है सॉइल की, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है। तो यार तुम देखो कि हम रॉक्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन तो हम यहाँ पे भी देख रहे थे जियोमॉर्फोलॉजी में, लेकिन फिर ये सॉइल, हम स्पेसिफिकली जब सॉइल की बात करते हैं तब आता है भाई ये तुम्हारा सॉइल ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ये समझ आया होगा। अब यार ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाओ। ये तुम्हारा फिजिकल ज्योग्राफी ख़त्म,
जो तुम पूरी 11वीं पढ़ने वाले हो, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी तुम 12वीं में पढ़ोगे, तो अब क्या क्या है एक बार देख लो कि तुम 12वीं में क्या पढ़ने वाले हो। सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी सराउंड द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड इट्स स्पेशल डायनेमिक्स एज वेल एज द कल्चरल एलिमेंट्स कंट्रीब्यूटेड बाय द सोसाइटी। तुम्हारा कल्चर कैसा है तुम्हारे स्पेस में, अब स्पेस क्या मतलब तुम्हारे आसपास के एरिया में कल्चर कैसा है, ये सब चीज़ें कैसी हैं, ये तुम्हारा आता है सोशल कल्चरल ज्योग्राफी में। बहुत ज़्यादा डीप में मैं नहीं घुस रहा हूँ चीज़ों में, ठीक है, कि तुम्हारे काम की भी नहीं है, फालतू जान तो लो यार, फालतू तो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, तुम्हारे काम ही आएंगी आगे, बट स्टिल अभी मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं घुस रहा हूँ, ठीक है। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, अब ये क्या यार, तुम्हारे पॉपुलेशन वगैरह जो है, तुम्हारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, तुम्हारा सेक्स रेशो कैसा है, माइग्रेशन कैसा है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है लोगों का, कि मतलब प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कितने लोग हैं। तो ये जो तुम्हारा ये सब जो होता है, ये तुम्हारा पॉपुलेशन वाले ज्योग्राफी में आता है। तुम इस टाइप का एक चैप्टर भी पढ़ के आ रहे हो शायद 9th और 10th में किसी क्लास में, ठीक है। उस टाइम तुमको बताया नहीं क्या होगा कि ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन ये इसी चीज़ का पार्ट था, तुम इसी चीज़ के अंडर उस चीज़ को देख रहे थे, ठीक है। अब यार इसमें तुम्हारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आती है कि तुम्हारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी हैं, तुम्हारा एग्रीकल्चर कैसा है, कहीं पे इंडस्ट्रीज़ कैसी हैं, तुम्हारा इंडस्ट्रीज़ वाला तुम पढ़ के आ रहे हो 10th में, एग्रीकल्चर भी तुम पढ़ के आ रहे हो 10th में, टूरिज़्म का भी तुम थोड़ा सा पढ़े हो 10th में, ठीक है। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस, ये सब जो तुम्हारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, द हिस्टोरिकल प्रोसेस थ्रू विच द स्पेस गेट ऑर्गेनाइज्ड। अब भाई तुम इसको सबसे अच्छे से तरीके से समझो, तुम किसी भी जगह पे खड़े हो जाओ, वो 50 साल पहले कैसी थी, ठीक है, वो 50 साल पहले कैसी थी, 100 साल पहले कैसी थी, अब तुमको नहीं पता, हो सकता है वहाँ पे जंगल रहा हो सकता है वहाँ पे कोई आदिवासी का बसेरा रहा हो। तो यार ये जो हिस्ट्री रहती है कि कोई भी तुम्हारा स्पेस है ये कैसे इवॉल्व हुआ, ये तुम्हारा आता है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में। इसको फिर से तुम्हारा हिमालय से ले लो, तुम्हारा वो वाला पार्ट जो हिमालय कैसे बना, तुम्हारा जो यूरेशिया वाला प्लेट था, मैं पहले लैंड बोल रहा था कि लोग समझें, ठीक है, ये तुम्हारा जो प्लेट होती है, जो तुम्हारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो, तो जो तुम्हारा यूरेशिया वाला प्लेट था और जो तुम्हारा इंडिया वाला प्लेट था, वो जब टकराया तो तुम्हारे यंग फोल्ड माउंटेन्स बने। तो ये हिस्ट्री में अकर हुआ कि हिस्ट्री में टाइम के साथ साथ ही अकर हुआ, ये तुम्हारा हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में आ जाएगा, ठीक है। अब पॉलिटिकल ज्योग्राफी में यार ये चीज़ देख लो, पढ़ लो एक बार। पॉलिटिकल ज्योग्राफी लुक्स एट द स्पेस फ्रॉम द एंगल ऑफ पॉलिटिकल इवेंट एंड स्टडीज बाउंड्रीज। तुम्हारा बाउंड्रीज कैसे हैं यार, तुम्हारे नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं वो सब कैसी हैं, मतलब पॉलिटिकल, कि जैसे कि ये देखो तुम्हारा इंडिया का मैप हो गया, ये तुम्हारे जो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इलेक्शन सिनेरियो कैसा है, जो तुम वो पढ़ते हो कि इस एरिया में इतने वोटर्स हैं, ये तुम्हारा चांसेस है इलेक्शन का आउटकम का, मैप वाइज देखते हो ना कि मतलब ये वाले एरिया में इतने वोट पॉसिबल हैं, तो ये तुम्हारे ये सब पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, ठीक है। पॉलिटिकल बिहेवियर देखने का तुम कि पॉपुलेशन का पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है। अब ये वर्ड शायद तुमको चुभ रहा हो, लेकिन ठीक है, चुभने दो थोड़ा सा, वो भी ज़रूरी है। अब भाई बायोज्योग्राफी मैंने तुमको बताया था कि जहाँ पे इंटरेक्शन होता है दोनों का, ठीक है, वो वहाँ पे आता है बायोज्योग्राफी। द इंटरफेस बिटवीन द फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बायोज्योग्राफी, ठीक है। डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, वही चीज़ बोली जो मैंने बोला, पढ़ लेना अगर डाउट हो तो। आगे बढ़ते हैं, तो यार इसमें आएगी तुम्हारी प्लांट ज्योग्राफी विच स्टडीज द स्पेशल पैटर्न ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन देयर हैबिटाट। यार तुम्हारा प्लांट ज्योग्राफी की तुम्हारा ज्योग्राफी का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो यार इसका तुम देखो सीधा सीधा ह्यूमन इन्वायरमेंट से भी रिलेशन है बहुत ज़्यादा। तुम्हारे सिटीज़ में पोल्यूशन वगैरह की वजह से बहुत सारे प्लांट वगैरह ग्रो नहीं होते, वो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया, बट स्टिल तुम लिंक कर पा रहे हो ना कि मतलब तुम्हारे प्लांट्स की ग्रोथ पे अब ह्यूमन के तुम्हारे आसपास के जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तुम्हारा जू ज्योग्राफी हो गया, ये क्या बोलता है, जू ज्योग्राफी विच स्टडीज द स्पेशल पैटर्न एंड ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर बिहेवियर। अब एनिमल्स कैसे हैं, अब देखोगे तुम कई जगह पे बहुत सारे एनिमल एक्सटेंट हो रहे हैं, ठीक है, एंडेंजर्ड हो रहे हैं। तो ये तुम्हारा जू ज्योग्राफी में ये सब चीज़ें तुम पढ़ते हो कि क्या पैटर्न है कौन कौन से एनिमल्स का, ठीक है, ये सब चीज़ें देखते हो। इसके बाद फिर यार इकोलॉजी, इकोसिस्टम, मैंने तुमको बताया था कि ये किसी भी एक स्पेसिफिक एनिमल का पूरा इन्वायरमेंट, उसका पूरा जो इन्वायरमेंट है वो चीज़ देखता है। तो फर्स्ट एक बार स्टेटमेंट भी पढ़ लो, डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हैबिटाट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पीसीज। एक पर्टिकुलर स्पीसीज मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे ह्यूमन का पढ़ेगा तो सिर्फ ह्यूमन का देखेगा,
किसी एक, मान लो किसी एक बर्ड का देख रहा है, एक पर्टिकुलर बर्ड का, तो उसका फिर देखेगा पूरा कि उसका हैबिटेट कैसा है, उसका मतलब फूड क्या क्या है, ये सब चीज़ें देखेगा। अब इसमें आता है तुम्हारा इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। यार ये टर्म्स जो है ना कि बायोज्योग्राफी के अंदर ये 4 टर्म्स आ रही हैं, ये तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये चीज़ याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है तो जो चार्ट है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी वाला ही चार्ट था जो मैंने दिखाया तुमको, कहाँ गया ये वाला, तो यार इस चार्ट को देखते रहना, ठीक है। तो तुमको, क्योंकि यार बहुत चीज़ें यहाँ पे नाम से ही समझ आ रही है, ठीक है। तुम देखो यहाँ पे सॉइल ज्योग्राफी, तुमको समझ आ रहा है कि ये सॉइल से रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ। ये जियोमॉर्फोलॉजी भी, तो अगर तुम थोड़ा सा वर्ड को तोड़ो तो जियोमॉर्फ मतलब तुम्हारा यार अर्थ का सरफेस से जो रिलेटेड हो। थोड़ा अगर टिपिकल जा रहा है तो 1-2 बार पढ़ लेना, तुमको अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब प्लांट ज्योग्राफी तुमको पता है, जू ज्योग्राफी, जू में कौन होता है, एनिमल्स, तो एनिमल्स रिलेटेड ज्योग्राफी जो रहती है। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, तुम्हारी इकोलॉजी थोड़ा तंग कर रही थी तो मैंने बता दिया कि एक सिंगल तुम्हारा स्पीसीज़ को जब स्टडी करते हैं हम तो वो होता है तुम्हारा इकोलॉजी में। ये रहा। अब इन्वायरमेंट ज्योग्राफी देख लो, कंसर्न वर्ल्ड ओवर द लीडिंग टू द रेशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सच एज लैंड डिग्रेडेशन। ये जो तुम्हारी लैंड जो प्रॉब्लम होती है, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, पोल्यूशन हो गया, तो यार इन सब से जो तुमको बचाना है, ये इससे तुम्हारी एक नई ब्रांच आ गई, तुम्हारी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। ये तुम्हारी एकदम नई ब्रांच है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे पोल्यूशन होते हैं, तुम्हारा लैंड डिग्रेडेशन होता है, इन सब को बचाने के तरीके, तो यार इससे तुम्हारा डील करता है तुम्हारा इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। और इसकी ज़रूरत भी है यार, आजकल तुम देखो कितना पोल्यूशन बढ़ रहा है, उससे तुम्हारा जो क्लाइमेट का पैटर्न है वो तक चेंज हो गया है, ठीक है। अब देखो यार रीजनल अप्रोच के बेसिस पे, कि रीजनल अप्रोच के बेसिस पे हम ज्योग्राफी को कैसे देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या बताएगा तुमको। रीजनल स्टडीज़ एरिया वाइज स्टडी करते हैं यहाँ पे, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस और रीजनल प्लानिंग सॉरी। तो यार तुम देखो कि ये चारों चीज़ तुमको एक जैसी नहीं लग रही। जैसे अपन जब पिछला वाला एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, जब हम दूसरी वाली अप्रोच पढ़ के आए थे, चलो एक बार देख के आते हैं उसको। ये देखो, जब सिस्टमेटिक अप्रोच पढ़ रहे थे तो यहाँ पे एकदम डिफरेंट थी। फिजिकल एकदम अलग ही कुछ बोल रही है, ह्यूमन एकदम कुछ अलग ही बोल रही है, यहाँ पे भी ये सब अलग कुछ बोल रही थी। और लेकिन यहाँ पे देखो, जब हम रीजनल अप्रोच में देख रहे हैं तो सब एक जैसी बात कर रहे हैं। रीजनल स्टडी करोगे तो तुम वहाँ की डेवलपमेंट की भी बात करोगे, तुम वहाँ का एनालिसिस जो चीज़ों का एनालिसिस है वो भी देख रहे होगे, प्लानिंग भी कर रहे होगे भाई कि रीजन वाइज कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो यार तुम यहाँ पे देखो सब चीज़ें मिक्स हैं। तो क्यों है भाई? क्योंकि हमने देखा था कि जब हम स्पेशियल अप्रोच, जब हम ये सिमेट्रिकल अप्रोच से पढ़ते हैं तो सिर्फ एक सिंगल फिनोमिना को पढ़ते हैं, लेकिन जब हम रीजनल अप्रोच पढ़ते हैं तो हम सारे फिनोमिना को साथ में मिलाते हैं और फिर उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा क्योंकि यहाँ पे ये इतने सारे फिनोमिना क्यों हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे हम चीज़ों को समझ रहे होंगे। फिर भी एक बार देख लो, रीजनल स्टडीज़ में अपन क्या देखते हैं, रीजन वाइज कि मैक्रो रीजन पे देख रहे हैं। मैक्रो मतलब किसी बड़े रीजन पे देख रहे हैं। अब रीजन का डिवीज़न होगा ना कि तुम किस बेसिस पे रीजन को डिवाइड करोगे। तो बड़ा रीजन हो सकता है हम पूरे कंट्री को देख रहे हों, एक पूरे कॉन्टिनेंट को देख रहे हों, एशिया कॉन्टिनेंट को देख रहे हों, ठीक है, हो सकता है। माइक्रो रीजन हो सकता है भाई एक छोटे से विलेज को देख रहे हों अपन। मीज़ो मतलब इन दोनों के बीच का कहीं का होता है, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा मत घुसो। तो ये चीज़ तुमको समझ आई होगी। अब ये चीज़ प्लानिंग की भी बताई कि तुमने गांव मतलब रूरल एरिया की प्लानिंग कर रहे हो या अर्बन एरिया की, दोनों में फ़र्क हो जाएगा भाई, ठीक है। अब कैसे फ़र्क होगा उसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं घुस रहा हूँ, ठीक है, वो तुम्हारे काम का नहीं है और बेसिक लॉजिक है। सोच के देखना क्या फ़र्क आएगा प्लानिंग में दोनों की। वही चीज़ है यार, वही चीज़ लिखी है, बस यहाँ पे पैरा में लिखी है। तुम जब रीजन वाइज स्टडी करोगे मतलब तुम एरिया वाइज स्टडी कर रहे हो, तुम स्पेशियल एरिया में देख रहे हो। स्पेशियल मतलब एरिया वाइज, ठीक है। तो स्पेशल अरेंजमेंट से कंफ्यूज मत होना, ये बहुत चुभता है ये वर्ड बाद में, इसको अभी क्लैरिफाई कर लो, ठीक है। तो रीजनल स्टडीज़ में तुम देखोगे कैसे करोगे, रीजन वाइज कि तुम बड़े रीजन में स्टडी कर रहे हो कि छोटे रीजन में। अब देखो रीजनल प्लानिंग कैसे होगी कि तुम रूरल एरिया की प्लानिंग कर रहे हो कि अर्बन एरिया में प्लानिंग कर रहे हो, उस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। डेवलपमेंट के बारे में तुम बात करोगे कि वहाँ की डेवलपमेंट कैसे करना है, कैसे हो रही है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है यार। अब डेवलपमेंट कैसे होती है मुझे तुमको नहीं बताना पड़ेगा।
अगर तुमको लग रहा है तो तुम 10th में पढ़ के आ रहे हो ये चीज़ डेवलपमेंट कैसे होती है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट तुम्हारा ज्योग्राफी का पहला चैप्टर था, ठीक है, तो तुम जानते हो डेवलपमेंट क्या होता है। रीजनल एनालिसिस, भाई हम एनालाइज करते हैं, इसको पढ़ो। देर आर टू एस्पेक्ट विच आर कॉमन टू एवरी डिसिप्लिन दैट आर फिलोसफी। अब भाई तुम देखो यार, फिलोसफी में तुमको बार बार बता रहा हूँ कि ज्योग्राफी के पीछे ये तुम्हारे फिलोसॉफिकल थॉट्स होते हैं, सॉरी, ठीक है, तो तुम्हारे ज्योग्राफिकल थॉट्स होते हैं, वही फिलोसॉफिकल थॉट्स एक ही चीज़ है। तुम्हारे फिलोसोफर्स का मैंने बताया था कि वो कैसे ज्योग्राफिकल थॉट देते हैं, कि किसी ने पहले सोचा होगा कि कोई ज्योग्राफिकल फिनोमिना कैसे आया होगा। अब मैं बहुत डीप में यहाँ पे नहीं घुस रहा, तुम पुराने लेक्चर देख के आ जाओ, वहाँ पे ये चीज़ बताई हुई है, ठीक है। लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब यार एक किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ को पढ़ना, ठीक है, हमने अभी पीछे देखा, तो ये चीज़ हम देखेंगे। अब मेथड एंड टेक्निक्स, तुम किन मेथड और टेक्निक से अपनी ये चीज़ें डिफाइन कर रहे हो। जैसे एक बेसिक एग्जांपल ले लो, तुम कोई एक मैप बना रहे हो, ठीक है, तो उसकी एकदम परफेक्शन वगैरह कैसे आएगी, तो ये तुम यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, कार्टोग्राफी में। अब इसमें भाई तुम्हारा एक नया आ गया है अभी, कंप्यूटर कार्टोग्राफी, क्योंकि तुम्हारी टेक्नोलॉजी एनहेंस हुई है, ये चीज़ अपन आगे भी देखेंगे। अब तुम क्वांटिटी वाइज बात करोगे चीज़ों की पॉपुलेशन कितनी है, ये सब की है। तुम्हारा स्टैटिस्टिकल डेटा जो होता है कि तुम्हारी पॉपुलेशन ऐसे तुम देखते होगे ना ग्राफ वगैरह, तुम जो चार्ट वगैरह देखते हो, तो वो सब इसमें आ जाएंगे। फील्ड सर्वे वगैरह देखोगे, GIS PIS, मैंने तुमको बताया था, इस चीज़ पे अभी मत घुसो, लेकिन इन तीनों के फुल फॉर्म अगर तुम जान जाओगे, ठीक है ना, ये तुम्हारा होता है ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, और GPS का भी तुम जानते होगे, बेसिक्स है यार। वैसे मैंने तुमको कमेंट्स में बताने का बोला था, तो बताना अभी भी, ठीक है। तो यार इतने सारे क्लासिफिकेशन देखे हमने, तुम्हारा ये इतना ही था, ठीक है, तुम्हारा ये वाला जो पार्ट था ये इतना सही था, तुम्हारा रीजनल क्लासिफिकेशन का बहुत ज़्यादा था नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इतने सारे क्लासिफिकेशन से हमने देखा यार कि ज्योग्राफी को कैसे अलग अलग भागों में, तुम्हारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाया गया है, ठीक है। और भाई तुम्हारे लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी स्टैटिक नहीं है, हो सकता है टाइम के साथ और चेंज हो जाए। जैसे पहले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था अपना, तो ये जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, जो कंप्यूटर, जो यहाँ पे हमने देखा ना कि कंप्यूटर कार्टोग्राफी भी आ गई है, तो ये भी तुम्हारी एक अलग से फील्ड हो गई है। ये GPS GIS ये पहले होते नहीं थे, तो देखो टाइम के साथ साथ ये नई ब्रांचेज आई। हमने यहाँ पे एक और ब्रांच देखा था तुम्हारी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ये भी बाद में आई। क्यों भाई? क्योंकि पॉल्यूशन और तुम्हारा लैंड डिग्रेडेशन इतना बढ़ गया कि इनको लाने की ज़रूरत देखी गई। तो यहाँ से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा जो क्लासिफिकेशन है वो स्टैटिक नहीं है भाई। हो सकता है आगे हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो सोसाइटी है, उसकी डिमांड्स कुछ और हों, उसकी नीड्स कुछ और हों, जोग्राफिकल जो सिनेरियो हो वो कुछ और हो, तो उसके वजह से ये जो क्लासिफिकेशन है वो भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको आई होप समझ आई होगी, नहीं तो उसको दोबारा देखो, ठीक है। और यार ये मत करना कि तुम अचानक से इस लेक्चर पे ही सीधे जंप करके आ रहे हो, इसके प्रीवियस लेक्चर देख के आना यार, तब तुमको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। बैक टू द टॉपिक। एनी डिसिप्लिन इज बाउंड टू ग्रो विथ न्यू आइडियाज, प्रॉब्लम, मेथड एंड टेक्निक। अब यार तुम्हारी एनसीईआरटी में एंडिंग इस टाइप से की है इसकी, अपन भी ऐसे ही करेंगे। ये चैप्टर खत्म ही है, बस इसकी एंडिंग समझाई है इसने। अब यार कोई भी डिसिप्लिन हो उसमें तुम्हारी कुछ आइडियाज़ आएंगे, प्रॉब्लम होंगी तो नई मेथड डेवलप होंगी, नई टेक्निक डेवलप होंगी। तो ये बेसिक है, कोई भी डिसिप्लिन हो सब में ऐसा होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल व्हाट वंस वॉज मैनुअल कैटोग्राफी, जो तुम्हारी यार बहुत पहले के टाइम पे जो तुम्हारी मैनुअल कैटोग्राफी होती थी, मतलब हाथ से मैप बनाए जाते थे। कैटोग्राफी मतलब जो तुम्हारा आर्ट होता है मैप बनाने का, साइंटिफिक, और जो तुम्हारा मतलब जो साइंटिफिक वे होता है वो भी बोल रहा हूँ ना यहाँ पे, बस आर्ट मतलब ड्राइंग नहीं होता यहाँ पे। जो तुम्हारा साइंटिफिक तरीका होता है वो बनाने का, मैप बनाने का, वो तुम्हारा कैटोग्राफी होता है, कार्टोग्राफी होता है, ठीक है। तो यार पहले हाथ से ऐसा कुछ बनाया जाता था, लेकिन आज तुम देख रहे हो जो टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट हुआ है उसके वजह से भाई तुम लैपटॉप में बैठे बैठे एक परफेक्ट तो नहीं बोलना चाहिए, बट स्टिल सबसे कम एरर वाला मैप बना सकते हो, ठीक है। तो ये तुमको ये चीज़ समझ आई होगी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से ये चीज़ कैसे चेंज हुई है, ठीक है। अब फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का एकदम आखिरी टॉपिक है, मुश्किल से 4-5 मिनट का है। अब हमने भाई इतना सब पढ़ लिया फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, तुम पूरी 11वीं यही पढ़ने वाले हो
पढ़ने वाले हो, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई, पहले ये जान लो फिजिकल ज्योग्राफी में होता क्या क्या है। तुम्हारे फिजिकल ज्योग्राफी में लिथोस्फीयर होता है। लिथोस्फीयर मतलब भाई तुम्हारे लैंड फॉर्म, तुम्हारे रिलीफ फीचर्स, मतलब यही सब, तुम्हारे पहाड़ हो गए, जो आसपास तुम्हारा लैंड फॉर्म हो गया पूरा, वो तुम्हारा लिथोस्फीयर में आ जाएगा। अब एटमॉस्फेयर भाई ये तो समझाने की भी ज़रूरत नहीं, फिर भी देख लो कि एटमॉस्फेयर बना कैसे, उसमें स्ट्रक्चर क्या क्या है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तुम्हारा विंड प्रेशर क्या है, प्रेसिपिटेशन मतलब तुम्हारी रेनफॉल किस टाइप की है, तुम्हारा क्लाइमेटिक टाइप्स क्या है, ये तुम्हारा आ जाएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर में मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, ये क्लास 6वीं से पढ़ते आ रहे हो तुम, ठीक है। अब ये देख लो भाई हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब तुमको नाम से समझ आ रहा होगा, हाइड्रो मतलब कुछ वाटर से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो वाटर से रिलेटेड मतलब ओशन, सीज, लेक्स, इन सब से रिलेटेड जो फीचर्स होते हैं ये तुम हाइड्रोस्फीयर में आ जाते हैं तुम्हारे। और बायोस्फीयर मतलब ये तीनों जहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, वो एरिया तुम्हारा हो जाता है बायोस्फीयर। और लाइफ जो तुम्हारी एग्जिस्ट करती है वो बायोस्फीयर में ही करती है, ठीक है। तुम अपने आसपास देखो, तुमको लैंड भी मिल रहा है, तुम्हारे आसपास ऑक्सीजन है मतलब हवा भी मिल रही है, तुमको पानी भी मिल रहा है, तो तुम्हारे तुमको लिथोस्फीयर भी अवेलेबल है तुम्हारे आसपास, एटमॉस्फेयर भी है और हाइड्रोस्फीयर भी है। तो तुम कहाँ पे रह रहे हो, बायोस्फीयर में, ठीक है। ये क्लास 6वीं का था लेकिन तुमने सुन लिया। तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आता है ये समझ आया, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, ठीक है। अब तुमको पता है फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है। अब क्यों है भाई ये इंपॉर्टेंट पढ़ना, अब ये देख लो, ये अपने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के साथ साथ समझाया है। तो भाई तुम सॉइल देखो तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो यार अब सॉइल ज़रूरी है तो उसके बारे में तुमको जानना पड़ेगा कि उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो उससे तुम बेटर चीज़ों को समझ पाओगे। अब फॉर्मेशन को भाई तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तुम जाओगे, ढूंढोगे और मुझे बताओगे। मैं हर बार कुछ ना कुछ छोड़ता हूँ यार कि तुम एनसीईआरटी पढ़ के आओ, ठीक है। तो तुम सॉइल के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, तुम ये देख के आओगे और मुझे बताओगे, ठीक है। अब यार इसी तरह जब बस तुमने यहाँ पे तो सिर्फ सॉइल देखी, इस तरह सारे कुछ भी देख लो तुम, जितने भी एलिमेंट्स हैं नेचर में सब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। लैंड फॉर्म, जो तुम्हारे लैंड फॉर्म्स हैं भाई वो तुम्हारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेन्स जो है तुम्हारे देखो एग्रीकल्चर के लिए यूटिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। जो तुम्हारे प्लेटू होते हैं वो तुम्हारे मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। माउंटेन्स जो होती हैं भाई तुमको पेस्चर्स प्रोवाइड करती हैं। पेस्चर्स क्या होते हैं, तुमने सुना होगा परमानेंट पेस्चर, ठीक है। मतलब ये जो ग्रेजिंग लैंड होते हैं, तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया, घास चढ़ती है ना जहाँ पे शीप वगैरह हाई लैंड पे, मतलब हाई लैंड मतलब हाई एल्टीट्यूड में, ठीक है। तो वो होते हैं तुम्हारे पेस्चर्स, ठीक है, इतना समझो। फॉरेस्ट वगैरह हो गया, तुम्हारे टूरिस्ट स्पॉट हो जाते हैं जो तुम्हारे माउंटेन्स वगैरह, बहुत जो ब्यूटीफुल सीनरीज वगैरह देखते हो तुम लोग, ठीक है। अभी तो वैसे घर पे ही बैठे हो तुम सब, लेकिन हाँ तुम जानते हो क्या होता है, ठीक है। तुमने इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा हो शायद, इंस्टाग्राम पे फॉलो किया ना, ज़रूर करना है यार, यहाँ पे अभी याद आया था इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। और लाइक भी कर देना वीडियो को। अब तो ये चीज़ तुमको समझ आई कि माउंटेन वगैरह क्यों ज़रूरी है। तो ये तुम्हारा पूरा लिथोस्फीयर था कि लिथोस्फीयर में तुम्हारा जो लैंड वाला पार्ट था वो क्यों क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर वाला पार्ट है ये तुम्हारा कि क्लाइमेट जो है ये तुम्हारा हाउस, किसी जगह का हाउस कैसा है, तुम्हारे कपड़े कैसे हैं, तुम कपड़े कैसे पहनते हो। तुम राजस्थान में देख लो अलग कपड़े पहनते हैं, तुम जम्मू कश्मीर चले जाओ अलग कपड़े पहनते हैं, आसाम चले जाओ वहाँ अलग कपड़े पहनते हैं। तो तुम्हारा क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इन चीज़ों को। वहाँ घर कैसे हैं ये चीज़ें भी अलग अलग होती हैं। तुम राजस्थान के घर देख लो अलग हैं, तुम आसाम के घर देख लो जो नेचुरल घर होते हैं, मतलब नेचुरल नहीं बोलना चाहिए, जो वहाँ के ट्रेडिशनल घर होते हैं, ठीक है, उनका स्टाइल देखना काफ़ी अलग रहता है। अब इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, ह्यूमन बीइंग हैव डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज विच हैव मॉडिफाइड क्लाइमेटिक एलिमेंट्स इन अ रिस्ट्रिक्टेड स्पेस सच एज कंडीशनर्स एंड कूलर्स। अब यार ह्यूमन ने नेचुरलाइज्ड ह्यूमन और ह्यूमनाइज्ड नेचर, ये बार बार ये चीज़ मन में रखते जाओ, यहाँ से बहुत चीज़ें लिंक होगी। ह्यूमन बीइंग ने यार देखो तुम्हारा एसी बना लिया है, तुम्हारा कूलर बना लिया, तो ये इन कंडीशन में भी अपने हिसाब से रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कई बार चीज़ों को। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन इंश्योर्ड अ डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ ग्रास लैंड। अब यार तुम्हारे क्लाइमेट में क्या चीज़ होती है, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, तो इंश्योर करती हैं, ये बताती हैं कि वहाँ का ग्रासलैंड, किसी भी जगह का ग्रासलैंड कैसा होगा। फॉरेस्ट है अगर तो उसकी डेंसिटी कैसी होगी, तुम्हारा एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, तुम्हारा डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या फ़र्क होगा, ये चीज़ें होंगी। अब यार तुम्हारा हाइड्रोस्फीयर क्या होता है,
तो हाइड्रोस्फीयर तुम्हारा हाइड्रोस्फीयर का क्या इंपॉर्टेंस है ये बोलना चाहिए। तो यार तुम्हारे हाइड्रोस्फीयर में क्या रिसोर्सेज होते हैं बहुत सारे, बस तुम्हारा नमकीन पानी नहीं होता भाई, तुम्हारे फिश होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और बहुत सारी रिसोर्स होती है, तुम्हारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। तो तुम्हारा हाइड्रोस्फीयर भी बहुत अच्छा तुम्हारे लिए रिसोर्सफुल है, ठीक है। अब ये देखो क्या बोल रहा है, सॉइल आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच इन्फ्लुएंस अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज एग्रीकल्चर। भाई तुम्हारी सॉइल अगर बेकार होगी तो तुम्हारा पूरा एग्रीकल्चर खराब कर देगी वो, तो तुम्हारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि एग्रीकल्चर हो गई और भी हो गई, तो वो तुम्हारी सॉइल की जो रिन्यूएबिलिटी है, तुम्हारी सॉइल की फर्टिलिटी है, उस पर देखो कितना ज़्यादा डिपेंड कर रही है। सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिस ऑफ बायोस्फीयर अकोमोडेटिंग प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यार तुम्हारा देखो, तुम्हारा सॉइल जो है वो तुम्हारा बायोस्फीयर भी है एक तरीके से, वो उसमें तुम्हारे प्लांट्स भी हैं, तुम्हारे एनिमल्स भी हैं, तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं। तो सॉइल में तुम्हारी लाइफ पॉसिबल हो रही है, तो लाइफ कहाँ पे पॉसिबल होती है, बायोस्फीयर में। तो तुमको यहाँ से बायोस्फीयर का समझ आया होगा रिलेशन क्या है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। पहले तो अपन इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, इसीलिए हम पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका यार ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनके बारे में हमको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तुम यहाँ पे देख रहे हो कि हम कैसे अपने हिसाब से हम चीज़ों को मॉडिफाई कर ले रहे हैं, तो ये तभी कर पा रहे हैं ना जब हमने उन चीज़ों को स्टडी किया। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यार अभी यहाँ से अपन कंक्लूजन देख रहे हैं, क्या कंक्लूड कर रहा है ये चैप्टर। द स्टडी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज इमर्जिंग एज अ डिसिप्लिन ऑफ इवेल्यूटिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। अगर तुमको नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना है भाई, तो तुमको फिजिकल ज्योग्राफी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द इंटरएक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन बींग्स। अब भाई अगर तुमको ये अचीव करना है, जो तुम्हारी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको तुमको मैनेज करना है, तो तुमको उनका जो इंटरएक्शन है ह्यूमन बींग्स के साथ नेचुरल रिसोर्सेज का, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत कॉमन पॉइंट है, सॉरी। फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन बींग्स यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज एंड इंश्योर द इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। भाई तुम्हारे फिजिकल एनवायरनमेंट क्या करता है, रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और अपना इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट होता है उसके वजह से ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। तो यहाँ से तुम देख रहे हो क्या रिलेशन है ह्यूमन बींग्स का और फिजिकल एनवायरनमेंट का। तो यार इस रिलेशन को समझने के लिए भी हमको पढ़ना पड़ेगा, तुम सोचो थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन यार ये सब पढ़ने के बाद भी एक पॉइंट हमेशा आखिरी में आता है, एक्सेलरेटेड पेस ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ क्रिएटेड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन द वर्ल्ड। अब यार तुम देखो, हम ह्यूमन बींग्स ने इतना तेज़ ग्रो किया है ना कि हमने जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया है, ठीक है। तो यार उसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया, मतलब तुम देख रहे होगे कि चीज़ों में आसपास काफ़ी इम्बैलेंस हो गया इस वजह से, ठीक है। तो यार इसलिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है उसकी हमको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। और इसके वजह से ही फाइनल ये पॉसिबल हो पाएगा कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्वायर कर पाएँ। तुम ये वर्ड बहुत सुनते आ रहे होगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, विदाउट हार्मिंग द डिमांड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो यार ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप कैसे समझोगे, जब आप अपने फिजिकल एनवायरनमेंट, जो अभी का फिजिकल एनवायरनमेंट है उसको समझ पाओ, ठीक है। उसके बाद फिर अपन जो नीड्स हैं एनवायरनमेंट की, मतलब जितनी भी नीड्स हैं आप उनको कैसे पूरा कर पाओ। तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए यार हमको अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, तो फिर इस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। और हम ये पूरी 11वीं पढ़ने वाले हैं भाई साहब, ठीक है। तो अगर थोड़ा कंफ्यूज हुए हो कोई दिक्कत नहीं है, ये चैप्टर बस तुमको इंट्रोड्यूस कर रहा था भाई कि ये तुम्हारा सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो यार तब तक के लिए पढ़ते रहो, ये चैप्टर तुम्हारा ख़त्म होता है यहाँ पे। मिलते हैं अगले चैप्टर पे, अगला चैप्टर तुम्हारा हिस्ट्री होने वाला है। तब तक के लिए यार मेहनत करो, पढ़ते रहो, बाय।